So we'll go ahead with next part of this chapter. Next part मतलब अभी we have seen in the last lecture different types of thermodynamic processes. सबसे पहले reversible irreversible process क्या होता है we have seen in detail. I'll not again revise that. But what we have to and what we are supposed to revise is isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. और when I say revise मतलब लिखने कुछ नहीं वाला हूँ मैं, आपसे पता करके लेना है मेरे को कि what do you understand by isothermal process in one word, two words, ठीक है, constant temperature. So a process that takes place or that occurs at constant temperature is called as which type of process? Isothermal process. Isothermal process में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, बट व्हाट चेंजेस? प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल. देन इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द वर्क डन इन isothermal process, just the formula nRT natural log of V final by V initial या फिर nRT natural log of P initial by P final. Good, right? And then you apply first law of thermodynamics, Q equal to delta U plus W. In any isothermal process temperature remains constant. इसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज भी नहीं होता है, तो delta U is 0, which means all the heat supplied is basically converted to work. फिर दूसरे टाइप का प्रोसेस था आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर. A process that occurs at constant pressure is called as isobaric process. Volume and temperature changes, pressure remaining constant. So Charles law is applicable, V is proportional to T, and then you have work done का formula as P V final minus V initial. So PdV basically. Good. Then in this case Q equal to delta U plus W. उसमें से डेल्टा यू होता है अगर याद होगा तो एन सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे ये वर्क डन है पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को आप पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके वो बन जाता है एन आर डेल्टा टी. एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज एन आर डेल्टा टी. तो ये था एन सी वी डेल्टा टी, वो था एन आर डेल्टा टी. तो एन डेल्टा टी कॉमन निकल गया, सी वी प्लस आर, तो Cp plus R is Cp. So Q equals to N Cp delta T. That was the heat supplied in which type of process? Isobaric. उसके बाद था isochoric process, the simplest of all. यहाँ पे work done 0 होता है. The process that occurs at constant volume, मतलब pressure and temperature changes, but at constant volume, मतलब Gill-Zacks law is applicable. Work done is 0. तो Q equal to delta U plus W, तो Q equal to delta U, और delta U आपको पता ही है, N Cv delta T. फिर हमने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होता है, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड विद द सराउंडिंग, तो Q इक्वल टू 0 है, राइट? प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में से तीनों में से कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं है. प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों एक साथ चेंज हो रहे हैं. जब तीनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअली स्पीकिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-जैक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इन तीनों लॉ में कम से कम एक पैरामीटर कांस्टेंट था, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में तीनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो आप इंडिविजुअली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-जैक्स लॉ अप्लाई कर नहीं सकते हो. गुड, पक्का. देन इन दिस केस इफ यू रिमेंबर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं चलता है, पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लगेगा, या फिर टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट लगेगा, या फिर टी और पी का भी रिलेशन है जो हम लोग बाद में डिराइव करेंगे व्हेन वी विल सॉल्व एग्जांपल्स, तब देखेंगे हम लोग वो. Then work done in this case is 1 upon 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1, where P2 V2 is P final V final and P1 V1 is P initial V initial. या फिर work done is also equal to NR upon 1 minus gamma T2 minus T1, that is T final minus T initial. तो ऐसा सब दिमाग में रहना चाहिए. If you hear this word adiabatic, तो पूरा उसका हिस्ट्री बताना चाहिए तुमको कि पूरा प्रोसेस में क्या क्या होता है, what are the equations involved. फिर Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था, Q 0 है तो 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, मतलब बेसिकली डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, तो चेंज इन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन. और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वर्क इज इन बाय द गैस और गैस को बाहर से हीट नहीं मिला, तो गैस खुद का ही एनर्जी यूज कर रहा है, इसका मतलब उसका एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए. अब उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस दैट वी वांट टू सी इज साइक्लिक प्रोसेस. एक्चुअली प्रोसेस 4 ही है, जो 4 अभी बताए वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक
ये जब तुम प्रोसेस की बात करते हो खासकर साइक्लिक प्रोसेस की, साइक्लिक प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। तो व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइकिल पता है तुमको? साइकिल, साइकिल मतलब समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। तो साइक्लिक का मतलब यहाँ पे भी वही है, अ प्रोसेस इन विच द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, या फॉर अ प्रोसेस which brings back the system to its initial state is called a cyclic process. A thermodynamic process that returns a system to its initial state is called as a cyclic process. मतलब initial और final state यहाँ पे same होने वाले हैं. Good. In this process, the initial and final states are same. So if you look at the diagram here, you will see A से start हुआ था, B पे गया, मतलब पहले उसका expansion हुआ है through path 1. रिवर्सिबल प्रोसेस में और साइक्लिक प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जिस पाथ के अलोंग एक्सपांशन होगा उसी पाथ के अलोंग कंप्रेशन भी होगा। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर सिस्टम गोज फ्रॉम ए स्टेट टू बी स्टेट थ्रू सम पाथ, पाथ 1, एंड गोज बैक टू ए थ्रू अनदर पाथ। मतलब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, पाथ सेम नहीं है, राइट? तो यू सी A to B through path 1 and by B back to A through path 2. So for a cyclic process, the total change in internal energy of the system is 0. क्यों 0? क्योंकि जो इनिशियल स्टेट था वही फाइनल स्टेट है। इसका मतलब जो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर था वही फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है। जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 ही होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज द टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? 0। और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगने वाला है। जहां भी साइक्लिक प्रोसेस देखा मतलब टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज 0। मैं बार बार टोटल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ए टू बी जाने में एनर्जी चेंज हो सकता है, राइट? इमेजिन ये एक्सपांशन का केस है, एक्सपांशन का। इमेजिन एक्सपांशन मतलब पिस्टन का ऊपर जाना, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। तो गैस ने वर्क कर दिया, मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी कम हो गया, राइट? तो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। फिर हमने पिस्टन को नीचे पुश कर दिया, मतलब अभी हम वर्क डन ऑन द गैस कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन करो जितना वर्क डन बाय द गैस था उतना ही वर्क डन ऑन द गैस हो गया। तो जितना पहले इंटरनल एनर्जी लूज हुआ उतना गेन हो गया। व्हाट इज टोटल चेंज? 0। करेक्ट, गुड। तो ये 0 आएगा। और याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन, टोटल, अगर मैं बोलता हूँ A to B जाने में वर्क निकालना है तो एरिया अंडर पाथ 1, B to A जाने में वर्क निकालना है तो एरिया अंडर पाथ 2, राइट? लेकिन पूरे साइकिल में कितना वर्क हुआ तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। अगर आपको पूछा व्हाट इज द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, इट इज ऑलवेज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। और ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है, ए टू बी एक्सपांशन है क्या? पाथ 1 एक्सपांशन है क्या? यस और नो? एक्सपांशन है ना? पाथ 1 में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? यस। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है पॉजिटिव वर्क होता है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। बी टू ए में कंप्रेशन हो रहा है क्या? यस। तो वॉल्यूम कम होता है तो नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव है क्या? यस। पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो बचेगा कितना? इतना। तो इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस केस में टोटल नेट वर्क विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन के टाइम पे ज्यादा वर्क हुआ है ना? कंप्रेशन कहाँ पे हुआ? बी से ए थ्रू पाथ 2, तो एरिया ज्यादा हुआ कि नहीं? और एक्सपांशन के टाइम पे वर्क कम हुआ है, मतलब वर्क डन बाय द गैस कम है, मतलब पॉजिटिव वर्क कम है, और वर्क डन ऑन द गैस ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वर्क ज्यादा है। नेगेटिव बड़े नंबर में से पॉजिटिव छोटे नंबर को ऐड करोगे तो नेगेटिव मिलेगा ना। व्हाट इज -2 + 1? -1। तो वही बात हो गई। तो यहाँ पे नेट वर्क कितना है? नेट वर्क कितना है? नेगेटिव। कितना है? नेगेटिव। वो बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम। देन द अदर एंड द लास्ट टाइप of process, we have already discussed this process which is called as free expansion. free expansion में expansion तो होता है लेकिन इस केस में वर्क डन नहीं होता है। नॉर्मली तुम अब तक क्या इमेजिन करते हो कि एक्सपांशन मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ना, और वॉल्यूम बढ़ना मतलब पिस्टन का मूवमेंट होना। फ्री एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इन दिस केस, तो वर्क डन इज 0।
तो फ्री एक्सपांशन, दिस एक्सपांशन आर एडियाबैटिक एक्सपांशन क्योंकि ये सडन होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, हमने वो हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में देखा था। एक ब्रेकेबल पार्टीशन है, पहले सिर्फ एक्स कंपार्टमेंट में गैस था, वाई कंपार्टमेंट एम्प्टी था, वो ब्रेकेबल पार्टीशन ब्रेक हो गया और सडनली नाउ द गैस इज ऑक्यूपाइंग एक्स प्लस वाई वॉल्यूम, तो वो सडन एक्सपांशन था। एग्जाम्पल, टायर का फटना, बलून का फटना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सडन एक्सपांशन होते हैं। तो एनी टाइप ऑफ सडन एक्सपांशन इज अ फ्री एक्सपांशन। और टायर जब फटता है तो टायर में कोई पिस्टन तो लगा हुआ नहीं है, लगेगा पिस्टन, ऐसा पिस्टन मूव हुआ फिर टायर फटा, वैसा तो नहीं है। बलून के अंदर भी, बलून जब बलून भर के देखो, नॉट विद वाटर ऑफ कोर्स, पुट सम एयर एंड हिट अ पिन, क्या होता है ना, इट विल बेसिकली, इट विल नॉट एक्सप्लोड रियली बट इट विल, क्या बोलते हैं, बर्स्ट, ठीक है, गुड। तो उस केस में कोई पिस्टन का मूवमेंट है क्या, नहीं। तो ये फ्री एक्सपांशन है। और रिमेंबर, फ्री एक्सपांशन में सिस्टम गोज टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। और पीवी डायग्राम तुम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए प्लॉट कर ही नहीं सकते हो, इसलिए फ्री एक्सपांशन का पीवी डायग्राम कभी देखोगे ही नहीं। और अगर दिख भी गया तो सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट देखने को मिलेगा, दो डॉट दिखेंगे, एक पॉइंट होगा इनिशियल स्टेट, एक होगा फाइनल स्टेट। You cannot show the path in adiabatic processes. So, मतलब free expansion. So, this expansions are adiabatic expansion. There is no exchange of heat between the system and its environment. तो heat exchange भी नहीं चलेगा, मतलब Q भी जीरो है और work भी नहीं होगा. Also, there is no work done on the system or by the system. तो heat भी जीरो, work भी जीरो। अगर Q जीरो, W जीरो, तो डेल्टा U भी जीरो, करेक्ट। तो डेल्टा U भी जीरो है। So for example, when a balloon is ruptured suddenly or a tire is suddenly punctured, the air inside rushes out rapidly, but there is no displacement of a piston or any other surface. So free expansion is different than other thermodynamic processes, so which we have discussed so far, of course. क्योंकि वो जो तुम बाकी प्रोसेस की बात कर रहे थे वो कंट्रोल्ड प्रोसेसेस थे, मैंने इसलिए बोला था एनी स्लो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक इज ए कंट्रोल्ड प्रोसेस, और ये कौन सा प्रोसेस है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है ये। इट इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज एंड द सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में जाता है। सो फ्री एक्सपांशन कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ पीवी डायग्राम, ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैन बी प्लॉटेड। डन, खत्म, क्लियर, गुड। देन अब ये था आपका लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। नाउ विल मूव टू द हीट इंजिन्स, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, इजी ऑफ कोर्स। और आगे जितना भी अभी पार्ट बाकी है हमारा इसके आगे थर्मोडायनामिक्स का, वो पूरा का पूरा हीट इंजन ही है। रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन समझेगा तो रेफ्रिजरेटर समझेगा, हाउ डज अ रेफ्रिजरेटर वर्क, हाउ डज एयर कंडीशनर्स वर्क। तो लेट अस अंडरस्टैंड हीट इंजन। थोड़ा मैं बेसिक से जाऊंगा। व्हाट इज अ हीट इंजन बाय द वे? Heat engine is a heat engine. But what is heat engine? You remember the first, the very, okay, good. Do you remember the first lecture, thermodynamics? The first statement that I made, what is thermodynamics? It is a study of conversion of work into heat and heat into work, right? मतलब it is a conversion of one form of energy to another form of energy. Anything which converts one form of energy to another form of energy is generally called as transducer, generally, है ना? So heat engine is also like a transducer. I'm not saying it is a transducer, it is like a transducer because it converts one form of energy into another. तो यहाँ पे heat का conversion work में होगा और work का conversion heat में होगा. So it is a device which transforms, मतलब which converts heat into work. And जब आपको heat का conversion work में करना है, so the engine goes through some stages and it performs a cyclic process. Important, इसलिए पहले cyclic process पता होना चाहिए, मतलब initial state and final states are same. So what is a heat engine? It is a device which transforms, which converts heat into work. अब जब heat का work में conversion करना है वो डायरेक्टली नहीं होता है, तो इंजन हैज़ टू गो थ्रू सम स्टेजेस। अब खासकर तो ऑन द साइड ऑफ वॉइस आपको थोड़ा गाड़ियों का ज़्यादा नॉलेज होता है, एज फार आई अंडरस्टैंड। यू नो, आपने कभी सुना है कि 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, सुना है?
वो जो स्ट्रोक की बात कर रहे हो वो स्टेजेस है. इफ अ इंजन हैज टू गो थ्रू 4 स्टेजेस टू कन्वर्ट हीट टू वर्क, देन इट इज कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक इंजन. और एक स्ट्रोक मतलब एक कर्व ऑन अ पीवी डायग्राम, 2 स्ट्रोक मतलब 2 कर्व ऑन अ पीवी डायग्राम, 3 स्ट्रोक तो होता नहीं है वैसे, 3 स्ट्रोक तो 3 कर्व और 4 स्ट्रोक मतलब 4 कर्व्स. तो रिमेंबर इट हैज टू गो थ्रू सम स्टेजेस, मतलब इट हैज टू परफॉर्म सम स्ट्रोक्स. अभी स्ट्रोक्स क्या होते हैं बताता हूँ बाद में. एंड इट परफॉर्म्स अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब बेसिकली हीट इंजन विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. इट विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. गुड. अब यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है हीट का कन्वर्जन वर्क में, वो होता कैसे है. सो द वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस या फिर गैस प्लस वेपर, उसको इन जनरल हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुम गैस बोल रहे थे, थर्मोडायनामिक्स में तुम उसको सिस्टम बोलते थे. अब सिस्टम का नया नाम है वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस क्यों बोला, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस वर्क कौन कर रहा है, हीट का कन्वर्जन वर्क में जो कर रहा है वो सब्सटेंस क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस. तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है ये या तो गैस होगा या गैस प्लस अ मिक्सचर ऑफ एयर होगा. तो वो देखेंगे बाद में. तो द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट. कहाँ से फ्रॉम द सोर्स. तो सोर्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड. कौन करेगा ये, वर्किंग सब्सटेंस. सो द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ हीट. द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स. अब सोर्स क्या बताता हूँ बाद में. एंड जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ उसका कुछ पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क. Part of the heat absorbed is used to perform work. Words are really important. When I say part of the heat is used to perform work, मतलब जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो रिमेंबर दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आएगा आगे. जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है. वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क. अब इमेजिन वर्किंग सब्सटेंस ने इमेजिन 100 जूल ऑफ हीट कहीं से एक्सट्रैक्ट किया और उसमें से सिर्फ 80 जूल का वर्क हुआ, तो बचा कितना, 20. अब 20 गैस मतलब वर्किंग सब्सटेंस खुद के पास रख नहीं सकता. क्यों नहीं रख सकता, साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम. अगर 20 जूल मतलब जो एक्स्ट्रा हीट है वो गैस ने खुद के पास रख लिया होता तो टेम्परेचर सेम कभी नहीं होता. और साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर वापस से क्या होना चाहिए, सेम. तो हीट का जितना वर्क में कन्वर्जन हुआ, जो हीट बच गया, इट हैज टू बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स. गुड. सो द रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग मतलब सिंक. अभी सिंक और सराउंडिंग दोनों एक ही चीज है. क्यों, ये सारे वर्ड्स हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हो. सोर्स, सिंक. व्हाट इज सिंक, वॉश बेसिन. गुड. सही है, सही बोल रहे हो. व्हाट हैपेंस इन अ वॉश बेसिन और सिंक. तुम पानी का टैप ओपन कर दो, तुम जितना पानी चाहे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा का पूरा ड्रेन होता है ना. तो सिंक इज द सेम. डजंट मैटर हाउ मच हीट यू गिव, इट टेक्स ऑल द हीट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. वो हीट लेता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं. तो दैट इज वाई इट इज सिंक. तो जहाँ पे हम हीट रिजेक्ट करेंगे वो क्या होगा, सिंक. जहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे वो होगा सोर्स. बराबर. गुड. So what is a heat engine? It is a device which converts heat into work and it goes through some stages and performs a cyclic process. Right? The working substance absorbs heat from a source, converts part of the heat to work and rejects the remaining heat to the sink. याद रखना. इससे आपके पीवी डायग्राम बनने वाले हैं आगे जाके. तो यू विल हैव, ये तुमको सीक्वेंस याद है तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करना आसान होगा. तो ये पूरे प्रोसेस में देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व. जैसे अभी तुम वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस. अब गैस को तो बोलोगे ना, अच्छा गैस तू ये काम करके आ, और गैस गया हाँ हाँ मैं करके आया, ऐसा तो नहीं होता. देयर हैज टू बी सम मैकेनिकल पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व. उसको बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन. तो टोटल 3 है, एक्चुअली 4 है, उसको 3 में क्लब किया मैंने. टोटल 4 है, उसको 3 में क्लब कर दिया. तो अ टिपिकल हीट इंजन हैज अ फॉलोइंग एलिमेंट. नंबर 1 इज अ वर्किंग सब्सटेंस. अभी बताया मैंने. व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस, गैस. या फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर. राइट.
तो it is called as the system. It can be an ideal gas for ideal heat engine. Ideal, ये आइडियल वर्ड जहां भी सुनोगे दो चीजें पता होनी चाहिए. आइडियल मतलब परफेक्ट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट. नेचर में कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है. नियर टू परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है. तो जो आइडियल जब तुम बोलते हो आइडियल इंजन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आइडियल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट. और दूसरा आइडियल मतलब थ्योरेटिकल. आइडियल मतलब क्या? थ्योरेटिकल. तो आइडियल गैस इक्वेशन में तो थ्योरेटिकल था, पीवी इक्वल टू एनआरटी. रियल गैस इक्वेशन को लिखते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लिखते. पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एनआरटी ऐसा लिखते हो. तो आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट एंड आइडियल इज थ्योरेटिकल. तो अगर मैं एक थ्योरेटिकल इंजन बना रहा हूँ या आइडियल इंजन बना रहा हूँ तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस भी कौन होगा? आइडियल गैस. करेक्ट. फॉर अ प्रैक्टिकल हीट इंजन, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल हीट इंजन, एक्चुअली टू टाइप्स. एक होता है इंटरनल कंबशन, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन. बताता हूँ दोनों. इंटरनल कंबशन में दो टाइप है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन. रिमेंबर, हीट इंजन आर ऑफ टू टाइप. प्रैक्टिकल हीट इंजन आर ऑफ टू टाइप. वन इज internal combustion engine, other is external combustion engine. ICE internal combustion engine, ECE external combustion engine. ICE में दो टाइप है, गैसोलीन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन. तो जो ये प्रैक्टिकल हीट इंजन होते हैं ना, अगर वो ICE है मतलब इंटरनल कंबशन इंजन है, तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल वेपर. सो द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर. इन विच टाइप ऑफ इंजन? गैसोलीन मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन. हम जिसको पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिकन उसको एक गैसोलीन बोलते हैं. तो इट्स द सेम थिंग. ओके. और द वर्किंग सब्सटेंस इज स्टीम. इन विच इंजन? स्टीम इंजन. करेक्ट यहाँ तक? गुड. देन इट इज अ वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब हीट एंड डज वर्क. वो पहले बता दिया मैंने. ये हीट एब्जॉर्ब करना, वर्क में कन्वर्ट करना और रिमेनिंग हीट रिजेक्ट करना, ये सब कौन करता है? वर्किंग सब्सटेंस. ये सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है वर्किंग सब्सटेंस. देन वर्किंग सब्सटेंस कहीं से तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हो सोर्स. क्या बोलते हो? सोर्स. या फिर बोलते हो हॉट रिजर्वायर. क्या बोलते हो? हॉट रिजर्वायर. या फिर क्या बोलते हो? सोर्स. तो हीट जहां से एब्जॉर्ब हुआ उसको या तो सोर्स बोलोगे या तो हॉट रिजर्वायर बोलोगे. रिजर्वायर मतलब उसके पास इतना ज़्यादा हीट है कि तुम कितना भी निकाल लो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. रिजर्वायर है ना, हम बोलते हैं ना हमारे पास आयरन ओर की रिजर्वायर है, मतलब यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ओर इनसाइड द ग्राउंड. तो रिजर्वायर मतलब समथिंग विच इज लार्ज अमाउंट. तो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर. कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक होता है. तो सबसे पहले द वर्किंग सब्सटेंस इंटरैक्ट्स विद दिस रिजर्वायर्स. वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? जाता है हॉट रिजर्वायर के पास, बोलता है हीट दे दे, हीट मिल गया. वर्क करता है, फिर सिंक के पास जाता है, अरे एक काम को तू रख ले, वो रख लेता है. तो वो किसके पास गया? हॉट रिजर्वायर के पास गया. इंटरैक्ट किया, मांगा, हीट लिया, वर्क किया और सिंक के पास गया, रख ले, इंटरैक्ट किया, रिजेक्ट किया. तो व्हाट डज अ वर्किंग सब्सटेंस डू? इट इंटरैक्ट्स. जब तुम वर्ड यूज करते हो ना इंटरैक्ट, मतलब इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बोथ ऑफ दिस, सोर्स एंड द सिंक. गुड. तो द हॉट रिजर्वायर इज अ सोर्स ऑफ हीट. It is at a relatively higher temperature and is capable of providing large amount of heat at constant high temperature pH. तो irrespective of how much amount of heat you are extracting from the source, उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है सोर्स का. हाँ, उसको या तो TH बोलोगे या T1 बोलोगे. वो बुक टू बुक वेरी करता है TH बिकॉज इट्स हॉट रिजर्वायर, और T1, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स. देन द वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट. कौन सा रिमेनिंग हीट? विच कैनॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क टू द कोल्ड रिजर्वायर अगेन एट कांस्टेंट बट दिस टाइम लोअर टेम्परेचर, डिनोटेड बाय TC या फिर T2. ये नोटेशन याद रखने पड़ेंगे. TH मतलब T1 मतलब हायर टेम्परेचर, TC मतलब T2 मतलब लोअर टेम्परेचर. नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक. बराबर. अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो किसी में तो तुमने बांध के रखा होगा, बांध मतलब एनक्लोज करके रखा होगा. तो द लास्ट एलिमेंट इज सिलेंडर विद अ पिस्टन. तो यू हैव अ सिलेंडर. द वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर with a movable massless and frictionless piston. The working substance does some work by displacing the piston in the cylinder. तो जो वर्क डन की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क डन में या तो पिस्टन
ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे। तो द वर्किंग सब्सटेंस डज सम वर्क। अब वर्क डन ऑन द गैस है या वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। बट वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, पिस्टन को डिस्प्लेस करता है इनसाइड या फिर आउटसाइड, वो देखेंगे बाद में। दिस डिस्प्लेसमेंट is transferred to the environment using some arrangement such as crankshaft which transfers mechanical energy to the wheels of a vehicle. Good. और अगर अच्छे से तुमको समझना है तो तुम आज घर पे जाओगे, गाड़ी चला के जाओगे, जब गाड़ी चला के जाओगे घर आएगा, गाड़ी बंद कर दोगे और गाड़ी बंद करके थोड़ा टाइम उसके बाजू में खड़े रहना। दो चीज़ें होगी, यू विल फील हीट इज कमिंग आउट, क्योंकि रिमेंबर the heat which cannot be converted to work has to be rejected to the sink. Sink is your environment. Engine directly environment में heat छोड़ देता है, तो sink is nothing but the environment. So it will be verified that some amount of heat is rejected. Number 2, ऐसा ना गाड़ी बंद करने का आवाज आता है टक 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 and it dies down because that is the piston which is slowing down its motion. Crankshaft, तुम्हारे गाड़ी के जो इंजन में पिस्टन होता है ना, विच इज मूविंग आउटसाइड एंड इनसाइड, इट इज कनेक्टेड टू द व्हील्स थ्रू अ शाफ्ट। और जब पिस्टन इनसाइड आउटसाइड जाएगा तब क्रैंक शाफ्ट मूव होगा, और वो क्रैंक शाफ्ट का मोशन ही है जो व्हील्स को चलाता है। गुड, यहाँ तक क्लियर? सो विच आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ हीट इंजन? Number 1, the working substance. Number 2, hot and cold reservoirs, and number 3 is the cylinder. यहाँ तक। Now let us have a look at the block diagram of a heat engine. तो जितने भी एलिमेंट्स तुमको मैंने बताया वो सारे के सारे एक डायग्राम में डाल दिए, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रियल हीट इंजन नहीं है। तो यू हैव अ सिस्टम, और सिस्टम किस में होता है, सिलेंडर विद अ मूविंग पिस्टन, और नीचे एक पतला लाइन है। ऐसा क्यों क्या बना है, मोटा लाइन पतला लाइन, अच्छा दिखने के लिए नहीं है वो। मोटा लाइन मतलब एडियाबैटिक वॉल, मतलब heat is not allowed to go out or come in from those walls, and patla line is diathermal wall which allows two-way exchange of heat, two-way, environment to system, system to environment, correct? So you have a cylinder जिसमें तुम्हारा system है, मतलब working substance है, and then you have basically a piston, movable piston, और आपके पास था एक source of heat, this is source of heat, remember इसका है higher temperature, या तो T1 या तो TH, and then you have a sink, correct? Good, clear? और उसका टेम्परेचर है T2 या फिर TC, and then you have a stand which is insulating stand. इसका काम हम सीखेंगे बाद में, जब हम लोगों को कार्नोट इंजन सीखना होगा तब। आइडियल इंजन मतलब कार्नोट इंजन, वो तब बताऊंगा कि क्या काम है। अभी सिर्फ आपको मैं बेसिक बताने वाला हूँ कि क्या होता क्या है। इसके अंदर हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ये आएगा, और बाय द वे again I am repeating, thick walls indicate adiabatic walls, है ना, और thin walls indicate conducting walls, diathermal। तो सिस्टम मतलब वर्किंग सब्सटेंस आएगा, पहले सोर्स के साथ कांटेक्ट करेगा, सोर्स से हीट लेगा, मतलब सोर्स से इंटरैक्ट करेगा, बराबर, फिर वो इस स्टैंड के ऊपर रखा जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड, बराबर, किस पर रखा जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड, किसके ऊपर रखा जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड। सो वी विल कीप दिस इन कॉन्टैक्ट विद द इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड इज नॉन कंडक्टिंग, वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। सो बेसिकली क्या है कि व्हेन यू कीप दिस सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद स्टैंड, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। क्यों, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, ये भी इंसुलेटिंग है, वॉल्स भी इंसुलेटिंग है, तुमने सिस्टम को डायरेक्ट टच कर दिया, मतलब प्रोसेस कौन सा बनेगा, एडियाबैटिक। मतलब जब cylinder is in contact with the stand, the processes are adiabatic, बराबर, वो बाद में देखेंगे। गुड, फिर जितना वर्क हुआ, जितना हीट का कंजम्पशन वर्क में हुआ, जो नहीं हुआ वो हीट किसको जाना चाहिए, सिंक को। गुड, दैट इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन एज आई टोल्ड यू, which two types? Internal combustion engine and external combustion engine. Internal combustion and external combustion engine, तो external combustion engine is ECE, the working substance is heated externally, जैसे एग्जाम्पल इज हीट इंजन, सॉरी स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या करते हो, स्टीम इंजन में तुम बाहर ही वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो, और तुम स्टीम को सीधा सिस्टम के अंदर डालते हो, कि वाटर डालते हो फिर अंदर जलता रहता है, ऐसा नहीं होता है। द स्टीम
मतलब द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज डन एक्सटर्नली, मतलब तुमने बर्निंग प्रोसेस इंजन के बाहर किया, इसलिए एक्सटर्नल कंबशन है वो, राइट। और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके सिस्टम को, मतलब इंजन को इनपुट दिया, गुड। और इंटरनल कंबशन इंजन आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन इंटरनल कंबशन है। अब जब तुम गाड़ी चलाते हो तुम पेट्रोल को बाहर से जलाते हो क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं करते ना, करना भी मत, वेरी रिस्की। तो तुम सिर्फ पेट्रोल गाड़ी के टैंक में डाल देते हो, वहाँ टैंक से थ्रू अ फ्यूल पाइप वो इंजन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जाता है, और जब तुम गाड़ी को किक मारते हो या सेल्फ स्टार्ट मारते हो तो फिर उसमें स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होने से फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने से वो इंजन को जाता है कौन? फ्यूल वेपर, राइट। एंड देन द इंजन वर्क्स। तो इंटरनल कंबशन इंजन में द वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली, एग्जांपल गैसोलीन और डीजल इंजन। यहाँ तक क्लियर? तो बिफोर आई गो अहेड, बिकॉज अभी अभी हेवी होने वाला है, हमने अब तक आज देखा साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस in which initial and final states are same is called as a cyclic process. फ्री एक्सपांशन साइड में रख दो, हमको फिलहाल नहीं लगने वाला है, तो जस्ट कीप इट असाइड। फिर हमने स्टार्ट किया हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क में, गुड। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो ये हीट का काम वर्क में कौन करता है? वर्किंग सब्सटेंस करता है। वर्किंग सब्सटेंस हीट एक्सट्रैक्ट करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? सोर्स से। सोर्स मतलब हॉट रिजर्वायर, और उसका कन्वर्जन करता है वर्क में। जितना हीट का कन्वर्जन नहीं हो पाया वो रिजेक्ट होता है सिंक को, मतलब कोल्ड रिजर्वायर को। तो तीन एलिमेंट्स हो गए हीट इंजन के, वन इज द वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, एंड सिलेंडर इन विच यू हैव द वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम हमने देखा। देन नाउ विल गो अहेड टू द वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन। द वर्किंग सब्सटेंस, मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे सीधे से बता दिए। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। हीट इंजन 3 स्टेप परफॉर्म करता है, उसमें से नंबर 1, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, वो तो मैं बता चुका हूँ। हीट एब्जॉर्ब करके पार्ट ऑफ द हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क, वो भी बता चुका हूँ। पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट होना चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं, क्या होना चाहिए? वर्क। तो इसलिए यहाँ डाला मैंने क्योंकि नोट्स में भी वो मिसप्रिंट है, चेक कर लो एक बार। है क्या कि करेक्ट कर दिया था नोट्स मैंने? है क्या? वर्क लिखा गया वहां? यस। तो पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू वर्क। सही है, गुड, बराबर। अब जितना पार्ट कन्वर्ट नहीं हो पाया वो कहाँ जाएगा? द रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड टू अ कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। तो दिस आर द 3 स्टेप्स which any type of engine will perform irrespective of the type of engine। कोई भी इंजन हो ये 3 स्टेप ही करेगा, बराबर? पक्का? श्योर? अब यही जो चीज मैं बोल रहा हूँ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ से हुआ? हॉट रिजर्वायर से। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या था? हायर, राइट। उस हीट का कन्वर्जन किस में हुआ? वर्क में। और जो बचा हुआ हीट है कहाँ गया? कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। इसको हम लोग एक एनर्जी फ्लो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम, हाउ इज एनर्जी फ्लोइंग, दैट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो हीट इंजन्स आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो अभी एनर्जी फ्लो डायग्राम में ऑफ कोर्स हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ? हॉट रिजर्वायर, वही हॉट रिजर्वायर है विच इज एट अ हायर टेम्परेचर TH और T1, करेक्ट। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुआ उसका कुछ पार्ट क्या होगा? वर्क, और जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? कोल्ड रिजर्वायर, गुड। अब कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ? QH या फिर Q1? उसमें से कितना हीट वर्क में गया? W। कितना? W। और वर्क आउटपुट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये और सेमीकंडक्टर्स थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड दिखेगा आपको। सेमीकंडक्टर एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट वाइज, नॉट लाइक द टॉपिक्स आर सेम, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। याद रखना, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट और इनपुट क्या है ये फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में पता होना चाहिए तुमको। इनपुट मतलब जो तुमने सिस्टम के अंदर दिया, सिस्टम ने क्या लिया था सोर्स से? हीट। तो इनपुट हीट है, राइट। हीट का कन्वर्जन किस में किया? और वर्क किसको गया? इंजन को गया गाड़ी चलाने में, तो वर्क आउटपुट है, बराबर। तो हीट इनपुट एंड वर्क आउटपुट, हीट इनपुट एंड वर्क
तो हीट इंजन में इनपुट कौन है? हीट। आउटपुट कौन है? मैंने बोला रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन का उल्टा होता है। तो रेफ्रिजरेटर में इनपुट कौन होगा? वर्क होगा। और आउटपुट कौन होगा? हीट। याद रखना है अब। गुड। देन इफ यू लुक एट द एरोज हियर, Q1 मतलब QH amount of heat is extracted, absorbed from the source. Source मतलब hot reservoir at temperature TH or T1. Part of the heat is converted to work. Work output है, ये तुम्हारे गाड़ी को जा रहा है। और जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, इट इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर। यहां से तुम्हारा इक्वेशन भी बन गया। बताओ इक्वेशन बना के Q1 का क्या क्या हुआ? Q1 का W हुआ और क्या हुआ? Q2 हुआ। तो व्हाट इज Q1? W प्लस Q2। तो व्हाट इज W? Q1 माइनस Q2। ये याद रखना आप, ये आगे काम में आएगा, अभी आज 5 मिनट में काम में आएगा। गुड। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम अगर तुमको पता है ना, तो बेसिकली ये थर्मोडायनामिक्स कुछ है ही नहीं। एंड अगेन हमारे घर में पानी बहता है, पानी सबके घर में पानी आता है ना, किससे आता है? पाइपलाइंस। तो बोलोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तो आता है, कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है? पाइपलाइन। वो होता है वाटर पाइपलाइन, करेक्ट। अब यहाँ पे कौन फ्लो रहा है? हीट। तो इसको बोलते हैं हीट पाइपलाइंस। और हीट पाइपलाइन में मैंने रैंडमली नहीं थ्रो कर दिया। तुम देखोगे जब हीट एक्सट्रैक्ट हुआ तो पाइपलाइन का विड्थ ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा Q1 है, इसको हीट पाइपलाइन बोलते हैं। तो Q1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद Q1 का एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो वर्क का जो पाइपलाइन है, एनर्जी पाइपलाइन है ये, तो वो विड्थ में कम दिखाया है। और जो रिजेक्ट हुआ वो भी कम दिखाया है। मतलब W की वैल्यू और Q2 की वैल्यू Q1 से कम है। तो डायग्राम्स ऑल्सो स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है ना, इसको हीट पाइपलाइन बोलते हैं। ये जो पाइप दिख रहा है ना तुमको, दिस आर कॉल्ड एज हीट पाइपलाइंस, बराबर। और जो सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल नहीं दिख रहा है, एलिप्स दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ये तुम्हारा हीट इंजन है। क्योंकि हीट इंजन, व्हाट डज अ हीट इंजन डू? एब्जॉर्ब हीट, convert to work, remain reject the remaining to the cold reservoir. तो ये सर्कल है, this is your heat engine. Good. Then where QH is the heat absorbed by the working substance from the source, W is the work done by the working substance, QC is the heat rejected by the working substance to the cold reservoir to the sink, and the circle indicates heat engine. Good. One single execution, very good. One single execution of the steps mentioned above, वो तुमको 3 स्टेप बताए ना मैंने, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कन्वर्जन टू वर्क एंड रिजेक्शन टू द सिंक। ये एक बार जब हुआ, इसको बोलते हैं वन ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द इंजन। और इंजन बार बार यही करता रहता है, राइट। तो बार बार वो साइकिल क्या करता है? रिपीट करता है। तो सेवरल सच साइकिल्स आर रिपीटेड व्हेन अ हीट इंजन वर्क्स। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते ही जा रहा है। हीट एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन टू वर्क, रिजेक्शन टू सिंक, एब्जॉर्प्शन। इसलिए तो तुम्हारी गाड़ी का इंजन हमेशा जब तुम गाड़ी चला रहे हो, इट थ्रोज आउट सम हीट ऑलवेज। गुड। क्लियर यहाँ तक? तो ये था एनर्जी फ्लो डायग्राम। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी, यही मैं तुमको बोल रहा था कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो तुमको सेमीकंडक्टर्स में भी देखने को मिलेंगे, जो तुमको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, और एक चैप्टर आएगा वहाँ भी, सिर्फ नाम अलग अलग होता है। यहाँ पे जिसको तुम इफिशियंसी बोल रहे हो, उसी को सेमीकंडक्टर में गेन बोलते हैं। गेन, GAIN, गेन। वोल्टेज गेन, करंट गेन, रेजिस्टेंस गेन। इफिशियंसी और गेन का बेसिक फॉर्मूला सेम है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी का मतलब भी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन हीट इंजन में आउटपुट कौन था? वर्क। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, और यही सेमीकंडक्टर में जब तुम गेन बोलोगे, वोल्टेज गेन बोलोगे, तो V आउट बाई V इन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, बराबर। और यही तुम जब करंट की बात करोगे, करंट गेन, और करंट गेन ऐसा पैरामीटर है जो नहीं समझा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स? ऑपरेशनल एम्पलीफायर हुआ आपका ओपैम? तो ओपैम में वो बीटा और अल्फा रेशो आता है, करंट रेशो, वो यही है। इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट,
तो याद रखना वहाँ पे करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट बोलेंगे, उसको बोलेंगे करंट गेन। तो ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज, पहले इंजन देख लो फिर डिफाइन करता हूँ। ये वर्क आउटपुट है, ये हीट इनपुट है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। व्हाट इज वर्क आउटपुट? W। हाउ मच इज हीट इनपुट? QH। सही है, गुड। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं मैं। मैंने अब भी बोला QH मतलब Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 मतलब QC। QH इज W प्लस, अरे बताओ, W प्लस QC। व्हाट इज W? व्हाट इज W? QH माइनस QC अपॉन QH। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली डायग्राम से दिख रहा था हमको कि QH इक्वल्स टू W प्लस QC, तो W इक्वल्स टू QH माइनस QC। ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। या तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट लिख लो, मतलब वर्क आउटपुट अपॉन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, या ऐसा लिख लो, या फिर ऐसा लिख लो QH बाई QH इज 1 माइनस QC बाई QH, या फिर ऐसा लिख लो TC बाई TH। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर, तो हीट एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैन यू प्रूव दिस? हीट इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Q इक्वल्स टू M इंटू S इंटू टेम्परेचर। हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? तो या तो ऐसा लिख लो, और कहीं कहीं पे QC को Q2 लिखते हैं, QH को Q1 लिखते हैं, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस T2 बाई T1 इज द सेम, बराबर? तो ये सारे फॉर्मूला है इफिशियंसी के। सो इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इसलिए बोला वर्क आउटपुट W done by the system by the engine to that of input is in the form of heat, in the form of heat supplied। है तो क्लियर? पक्का? श्योर? गुड। तो अब वी विल अंडरस्टैंड वन साइकिल ऑफ अ हीट इंजन। मैंने अभी बोला कोई भी हीट इंजन हो वो क्या करता है, वो साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करता है। उस साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए? हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क में कन्वर्जन और हीट का रिजेक्शन। So we'll try to understand, we'll try to explain all this with the help of a PV diagram. So the heat engine cycle, heat engine का एक cycle और उसका PV diagram. So the working of a heat engine is a well-defined sequence of operation. वो तो पहले बता दिया, absorption, work done and rejection. So heat is absorbed in one part of the cycle. तो मैं तुमको 4 स्ट्रोक की बात कर रहा था, 4 स्ट्रोक में हर एक स्ट्रोक का एक काम है। उसमें से एक स्ट्रोक में, एक पार्ट में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक पार्ट में वर्क होता है, एक पार्ट में हीट रिजेक्ट होता है, और एक पार्ट होगा, वो बताइए क्या है, वो देखेंगे बाद में। तो हैव अ लुक एट दिस पीवी डायग्राम। यू सी A to B क्या लिखा है? हीट एब्जॉर्प्शन। और जो मैं अभी हीट इंजन डिस्कस कर रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल विद दिस। हीट इंजन में अलग अलग टाइप के हीट इंजन में अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं। कहीं पे आइसोकोरिक होगा, कहीं पे आइसोबारिक होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, वो देखेंगे बाद में। गुड। तो ये जो हम लोग हीट इंजन डिस्कस कर रहे हैं, ये जनरल हीट इंजन है। दैट डज नॉट मीन कि हर एक हीट इंजन का पीवी डायग्राम सेम दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर। इफिशियंसी का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि कितने इनपुट का, मतलब तुमने इनपुट दिया, क्या दिया? हीट। उस गिवन इनपुट का कितना आउटपुट में कन्वर्ट हुआ। जितना ज्यादा आउटपुट मिला उतना ही इंजन इज अ बेटर इंजन, एफिशिएंसी इज हाई। तो हम लोग ये जो स्ट्रोक्स है, मतलब ये जो तुम्हारा पीवी डायग्राम में 4 पार्ट्स दिख रहे थे तुमको, उसको अलग अलग तरीके से एडजस्ट करते हैं सो दैट द एफिशिएंसी इज हायर। हायर एफिशिएंसी मतलब बेटर इंजन। गुड, करेक्ट। तो जिसका 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जाता है 80 किलोमीटर, योर द व्हीकल ऑफ योर इंजन हैज अ बेटर एफिशिएंसी, क्योंकि फॉर अ गिवन इनपुट द आउटपुट इज हाई। और जिनके पास नॉन गियर है, मोपेड, 35 to 40 के ऊपर कभी जाता नहीं है अंडर एनी कंडीशन, एक्सेप्ट फॉर इफ यू रन ऑन हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो सबसे आइडियल सिचुएशन होता है, राइट? तो उस केस में द व्हीकल विल बी गुड इन टर्म्स ऑफ एवरेज। और जो गाड़ी बेस्ट है उनको बताते हैं ना, इसका एवरेज 100 किलोमीटर पर लीटर है,
वो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, अंडर आइडियल कंडीशंस 100 बोला है तो 75-80 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो हाईवे पे रन करते हैं बिना ट्रैफिक में। हाईवे मतलब खुद का ही उनका टेस्ट रोड होता है, उस पर ही चलाते रहते हैं गाड़ी को। गुड। तो रिमेंबर ये सारे के सारे स्ट्रोक्स हमको एडजस्ट करने पड़ते हैं टू गेट द बेटर एफिशिएंसी, दैट्स इट। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द साइकिल, यू सी द फर्स्ट पार्ट A to B, heat is absorbed, मतलब in this case the working substance is in contact with the source because it is absorbing heat, बराबर, करेक्ट। अब ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है ये आइसोकोरिक भी हो सकता है, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आइसोथर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंजन टू इंजन। व्हाट डू यू सी, विच इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस? इसलिए बोलना था मैंने, पीवी डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, आइसोकोरिक। मतलब तुमने क्या किया, अभी तुम वो पूरा ब्लॉक डायग्राम वापस याद करो, इसलिए वो ब्लॉक डायग्राम बताया था। तुमने क्या किया, तुमने सिलेंडर जिसके ऊपर पिस्टन था वो रख दिया तुमने सोर्स के ऊपर, और तुमने पिस्टन को मूव होने ही नहीं दिया, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा जो हॉट रिजर्वायर था, नाम में ये हॉट रिजर्वायर, तुम्हारा वर्किंग सब्सटेंस किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? हॉट रिजर्वायर। हायर टेम्परेचर पे कौन है? हॉट रिजर्वायर। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हॉट रिजर्वायर से सिस्टम में, हॉट रिजर्वायर से सिस्टम में। तो जो वर्किंग सब्सटेंस इट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट। तो जो हीट एब्जॉर्ब किया वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, राइट। तो ये A to B का जो पार्ट है ये आइसोकोरिक है, मतलब पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द सिस्टम, मतलब टू द वर्किंग सब्सटेंस, करेक्ट। कब तक? B तक। और रिमेंबर वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ? गिलुजैक्स लॉ। मतलब यहाँ पे हीट आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर को बढ़ना ही था, इसलिए प्रेशर बढ़ा। कब तक? B तक। ओके, सो वर्क इज डन इन अनदर पार्ट। तो मैंने तुमको, मैं सिर्फ तुमको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, वो पूरा डिस्कस करूंगा। तो तुम देख रहे हो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन अनदर पार्ट, वर्क इज डन इन अनदर पार्ट। मैंने बोला ना टोटल 4 स्ट्रोक है, वर्क डन के 2 स्ट्रोक है, एक होगा वर्क डन बाय द गैस, एक होगा वर्क डन ऑन द गैस। तो ये वर्क डन बाय द गैस का स्ट्रोक है और वर्क डन ऑन द गैस, बराबर। तो हीट एब्जॉर्प्शन का एक पार्ट, वर्क डन के 2 पार्ट, रह कौन गया? हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन का और एक पार्ट। गुड। तो ऐसे 4 स्ट्रोक है। अनयूज्ड हीट इज रिजेक्टेड इन येट अनदर पार्ट ऑफ द साइकिल। हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट, वर्क इज डन इन अनदर पार्ट एंड हीट रिजेक्टेड इज इन येट अनदर पार्ट ऑफ द साइकिल, बराबर यहाँ तक। अब पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले द ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस एट पॉइंट ए ऑफ द साइकिल। ए पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? तुमने वर्किंग सब्सटेंस को कांटेक्ट में लाया, किसके साथ लाया? सोर्स के साथ। सोर्स वाज एट हायर टेम्परेचर, हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द वर्किंग सब्सटेंस बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, करेक्ट। ये कब तक चलता रहा? जब तक प्रेशर बढ़ के B पॉइंट नहीं आ गया। द प्रेशर इज इंक्रीज टिल द पॉइंट B इज रीच्ड। गुड। अब डेफिनेटली फॉर श्योर 100% वर्क डन तुमने होने दिया नहीं, लेकिन हीट तो आया है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। उसके बाद B से आगे क्या हो देखो, नाउ द गैस स्टार्ट एक्सपांडिंग बाय पुशिंग द पिस्टन अवे। अब तुमने जो पिस्टन था उसको अलाउ किया है ऊपर जाने के लिए, मतलब द वर्क इज डन बाय द गैस, बाय पुशिंग द पिस्टन अवे, मतलब अप, है ना। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम की तरफ आ रहा है, मतलब B to C। दिस इज द पार्ट इन विच यू गेट आउटपुट वर्क। आउटपुट पिस्टन का बाहर मूव होना, मतलब इंजन को जाना, तो ये आउटपुट वर्क है। गुड। और ये पॉजिटिव वर्क है क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। देन सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, ये तो स्टोरी है ही। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद द गैस डज वर्क इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल।
वर्क इज डन बाय द गैस हीट एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट आया तो सी पॉइंट पे आने के बाद जो हीट एब्जॉर्ब हुआ था उसका हीट एब्जॉर्ब हुआ था ए से बी में, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उसका वर्क में कन्वर्जन हुआ बी टू सी में, और जो हीट कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। सो एट पॉइंट सी अनयूज्ड हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब होता क्या है इसमें, अब याद रखना वो जो सिलेंडर था पहले तुमने रखा किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर, हीट आया आया पक्का, फिर तुमने रखा इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब हीट आ रहा है क्या अंदर, नहीं आ रहा, लेकिन वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है तो पिस्टन इज मूविंग मूविंग अपवर्ड्स, सही है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, सही है। अब तुमने यही सिलेंडर और पिस्टन उठा के रख दिया सिंक के ऊपर। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर एंड योर सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सिस्टम टू द सिंक, नेगेटिव हीट, करेक्ट। कब तक, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आते, मतलब हीट रिजेक्शन हो रहा है फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक, वही बोला है। बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम यहाँ पे पिस्टन को मूव नहीं कर रहे हो, तुमने सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस को सिंक के साथ कांटेक्ट में रख के छोड़ दिया। ऑन इट्स ओन हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक विदाउट पुशिंग द पिस्टन, सो नो वर्क इज डन, आइसोकोरिक। फिर लास्ट में अब ऐसा है क्योंकि हीट जा रहा है बाहर तो टेम्परेचर एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब तक जो 3 स्ट्रोक हुए, प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, हीट लिया, वर्क किया, मतलब पिस्टन ऊपर गया, हीट रिजेक्ट हुआ लेकिन पिस्टन मूव नहीं हुआ, पहले पिस्टन नहीं मूव हुआ, फिर पिस्टन ऊपर मूव हुआ, फिर पिस्टन जहां तक पहुंचा वहीं रुक गया। पहले पिस्टन मूव नहीं हुआ, फिर वर्क डन होना है तो पिस्टन ऊपर मूव हुआ, फिर तुमने जब हीट रिजेक्ट किया तो पिस्टन मूव नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम होने चाहिए, मतलब जहाँ जितने वॉल्यूम से स्टार्ट किया था उतने ही वॉल्यूम तक वापस जाना है, जितने प्रेशर से स्टार्ट किया था उतने ही प्रेशर पे वापस भी जाना है। अब तुम वापस से सिलेंडर को स्टैंड पे रखोगे, इंसुलेटिंग स्टैंड, पिस्टन को नीचे मूव करोगे, पिस्टन नीचे मूव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब तक ए स्टेट वापस आता नहीं है तब तक। द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, पिस्टन इज मूव डाउन, its volume decreases and pressure increases. The changes continues till the point A is reached. The cycle is complete and the system is ready for the next cycle. तो ये था पूरा एक cycle. In this case, this cycle has 4 strokes. 2 strokes out of which are isochoric, and the other 2, I will not make a comment at this point. They मे बी एडियाबैटिक, दे मे बी आइसोथर्मल। फिलहाल के लिए बस वो 2 स्ट्रोक है, एक वर्क डन बाय द गैस, एक वर्क डन ऑन द गैस, राइट। इसमें इस हीट इंजन में आइसोबारिक है ही नहीं। गुड देन थोड़ा सा और देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अ हीट इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस and hence PV diagram is a closed loop. What is the net work done? Area enclosed by the loop. The area of the loop represents the work done during one complete cycle. During ऐसा क्वेश्चन था, एक डायग्राम दिया था, पूछा था कि 50 साइकिल्स में कितना वर्क डन। 1 साइकिल में अगर एरिया है तो 50 इंटू एरिया, बराबर, तो 50 इंटू एरिया, तो एक कंप्लीट साइकिल में वर्क, नेट वर्क डन इज द एरिया ऑफ द लूप। देखो रेड मतलब खतरा, डेंजर। नोट दिस इज अ पीवी डायग्राम ऑफ अ जनरल हीट इंजन। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ हीट इंजन, मतलब जहां पे भी हीट इंजन सुनोगे ये डायग्राम मत चिपका के ना वहां पे, इट्स डिपेंड ऑन हीट इंजन टू हीट इंजन, ये जनरल आइडिया है। फिर हम लोग कार्नोट इंजन देखेंगे, उसका अलग डायग्राम बनेगा। स्टर्लिंग इंजन देखेंगे,
उसका अलग डायग्राम बनेगा. तो रिमेंबर दिस इज जस्ट अ जनरल हीट इंजन. Then end of the slide. Okay, good. So for a very quick recap, cyclic process तुमको पता है. I will not go into cyclic process. Expansion पता है. I will not go into that. Heat engine मैंने पहले बता दिया था कि थर्मोडायनामिक्स लेक्चर आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि ये जितना मैंने पढ़ाया 15 स्लाइड्स, यू विल टेक 2 hours टू रिवाइज. तो व्हाट इज अ हीट इंजन? A device which converts heat into work. Barabar? Good. So it is a device which transforms heat into work. It goes through some stages. Each stage is called as a stroke, right? And it performs a cyclic process. The working substance absorbs some amount of heat from the source. Part of the heat absorbed is converted to work, and the remaining part is rejected to sink. Elements. Working substance. Working substance is basically ideal gas in ideal heat engine. It is a mixture of fuel vapor and air in gasoline and diesel engine. It is steam in steam engine. Then hot and cold reservoir, which is source and sink. Working substance absorbs heat from the source, matlab hot reservoir, at higher temperature, constant temperature TH, and it rejects the heat to sink, matlab cold reservoir, which is at lower temperature TC. Then you have a cylinder which is fitted with movable massless and frictionless piston. Correct? Good. Done. अब जो piston का displacement होगा, basically the work is done in the form of displacement of piston. Then block diagram में, as you remember, there is a system, मतलब working substance है यहाँ पे. There is a source which is hot reservoir at temperature TH or T1. You have a sink which is cold reservoir at temperature TC or T2. There is a insulating stand. राइट. तो होता क्या है, बस सिस्टम इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, ऐसा चलता रहता है. इन कॉन्टैक्ट विद सोर्स, इन कॉन्टैक्ट विद स्टैंड, इन कॉन्टैक्ट विद सिंक, इन कॉन्टैक्ट विद सोर्स, स्टैंड, सिंक, सोर्स, स्टैंड, सिंक, चलता रहता है. गुड. एंड टाइप्स ऑफ इंजन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इन दिस टाइप ऑफ इंजन working substance is heated externally. Example, steam engine. Internal combustion engine. In this type of engine, the working substance is heated internally. Example, gasoline or diesel engine. Good. Then working में सबसे पहले first step, the working substance absorb heat from the hot reservoir at higher temperature. Part of the heat absorbed is converted to work, and the remaining part is rejected to sink, source में sink, and cold reservoir, which is at a lower temperature. Energy flow diagram में you just have to show a hot reservoir, a cold reservoir. Some amount of heat is extracted from the hot reservoir and some amount of work is done. जो heat absorb हुआ उसमें से कुछ work में convert हुआ, बाकी कहाँ गया? Sink हो गया. Good. और ये जो तुमने pipelines दिखाई, they are called as heat pipelines. बराबर. And the width of the pipeline is directly proportional to the quantity. मतलब ज़्यादा heat absorb होगा तो width भी ज़्यादा होगा. Correct. तो ये QH क्या है, ये TH क्या है, ये सब तुमको पता है. तो circle indicates heat engine and one single execution is called as cycle. One single execution of steps mentioned above is one operating cycle, or heat engine keeps on doing this again and again. So several such cycles are repeated when a heat engine works. Good. फिर हमने define किया था efficiency. It is nothing but work upon, मतलब output upon input. Work output upon heat input. लेकिन work output क्या है? QH minus QC upon QH, मतलब 1 minus QC by QH. QC को Q2 बोलते हो, QH को Q1 बोलते हो, तो 1 minus Q2 by Q1. Heat is proportional to temperature, मतलब 1 minus TC by TH, मतलब 1 minus T2 by T1 also. Okay. Then we have seen the PV diagram. अब because it is a well defined sequence of operation, तो किसी पार्ट में हीट एब्जॉर्ब होगा, किसी पार्ट में वर्क होगा और किसी पार्ट में हीट रिजेक्ट होगा. तो जो पीवी डायग्राम हम देख रहे हैं उसका ऑपरेटिंग साइकिल कौन से पॉइंट पे स्टार्ट हुआ? ए. सबसे पहले क्या हुआ? ए से बी गया. ए से बी गया मतलब क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हीट एब्जॉर्ब होगा मतलब वर्किंग सब्सटेंस इज इन कांटेक्ट विद हॉट रिजर्वायर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. मतलब कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? ये लुज़ैक्स लॉ.
कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, गिलुजैक्स लॉ। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, गिलुजैक्स लॉ। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, गिलुजैक्स लॉ। अब आप बताओ इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर द हीट एब्जॉर्प्शन। वर्क, किसने वर्क किया? हम्म, किसने वर्क किया? मैंने नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, किसने किया? वर्क डन बाय द गैस। ओके, वर्क डन बाय द गैस, बी टू सी, क्योंकि ए टू बी में हीट एब्जॉर्ब हो गया। हीट एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होना चाहिए, वर्क डन, मतलब हीट का कमीशन किसमें, वर्क में। और जितना भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। तो सी से डी क्या है, हीट रिजेक्शन, अगेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनिशियल से तुम कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा ही है। तो क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पैरामीटर्स एंड फाइनल पैरामीटर्स सेम ही होते हैं, तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा वापस और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इफ यू लुक एट पॉइंट डी पे ए के कंपेरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तब तुम पिस्टन को नीचे मूव करोगे। पिस्टन को नीचे मूव करने का मतलब होता है वॉल्यूम कम करना और प्रेशर बढ़ाना। कब तक करते रहोगे, जब तक पॉइंट ए नहीं आता तब तक। ओके, गुड। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा पीवी डायग्राम ऑफ दिस। और द ऑपरेशन ऑफ अ हीट इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ कोर्स, hence PV diagram is a closed loop. The area of the loop represents the work done during one complete cycle, and remember this is a general heat engine. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट विथ रेफ्रिजरेटर्स ऑफ कोर्स, और उसके बाद आएगा आपका कार्नोट इंजन। दैट्स इट फॉर टुडे।